हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि IQ। आज की इस वीडियो में हम लोग अप्रैल महीने की वीकली करंट अफेयर्स को कंटिन्यू करते हुए अप्रैल महीने के आखिरी सप्ताह के करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो अप्रैल महीने के लास्ट वीक में जो भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं उन सभी को हम लोग इसी एक वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको 22 से लेकर के 30 अप्रैल के जो करंट अफेयर्स है वो मैं आपको कराने वाला हूँ, क्योंकि इससे पहले 1 से लेकर के 21 अप्रैल के जो करंट अफेयर्स है उसको मैंने आपको 3 वीकली वीडियोस के अंदर कराया था। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उनकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो बिना देर के हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे 22 से लेकर के 30 अप्रैल की करंट अफेयर्स। सबसे पहला सवाल आपके सामने है, हाल ही में किसने सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर को 44 अरब डॉलर में खरीद लिया है? तो ये हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा, क्योंकि जो ट्विटर सोशल मीडिया कंपनी है इसको दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति यानी कि एलॉन मस्क ने 44 बिलियन डॉलर में खरीद लिया है। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा? एलॉन मस्क। जो एलॉन मस्क हैं ये स्पेस एक्स और टेस्ला कंपनी के CEO हैं। 30 अप्रैल को मनोज पांडे ने नए सेना प्रमुख का कार्यभार संभाला है। ये भारत के कौन से थल सेना प्रमुख बन गए हैं? तो देखिए, आपको पता होगा अभी तक भारत के थल सेना प्रमुख थे जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, लेकिन अब वो रिटायर हो चुके हैं। उनकी जगह ले ली है जनरल मनोज पांडे ने। ये अभी तक थल सेना के उप प्रमुख थे, लेकिन अब ये थल सेना अध्यक्ष बन चुके हैं। तो सवाल यहाँ पर पूछा गया है कि ये कौन से थल सेना अध्यक्ष बने हैं। याद रखिएगा, ये 29वें थल सेना अध्यक्ष बने हैं भारत के। हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला कौन सा बन गया है? यानी कि आपको बताना है कि भारत का वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर हर एक गांव के अंदर पुस्तकालय उपलब्ध है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जामताड़ा, झारखंड। झारखंड में जो जामताड़ा जिला है यहाँ के हर एक गांव में पब्लिक लाइब्रेरी है, और इस तरीके से हर गांव में पुस्तकालय वाला ये भारत का पहला जिला बन गया है। इनमें से किस भारतीय अमेरिकी महिला को अमेरिकी राष्ट्रपति कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार के रूप में अपॉइंट कर दिया गया है? तो कमला हैरिस के बारे में आप सभी जानते हैं, ये आज के समय अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं, और ये अमेरिका में उपराष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला थी। तो इनकी रक्षा सलाहकार के रूप में हाल ही में एक भारतीय अमेरिकी महिला को अपॉइंट कर दिया गया है, जिनका नाम है शांति सेठी। एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2022 किस फार्मूला 1 ड्राइवर ने जीत ली है? एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2022 जो है ये इस साल की चौथी फार्मूला 1 रेस थी, जिसको जीत लिया है मैक्स वर्स्तापन ने। मैक्स वर्स्तापन नीदरलैंड के ड्राइवर हैं और ये रेड बुल कंपनी की कार ड्राइव करते हैं। यहाँ पर देखिए 2022 के अंदर जो भी फार्मूला 1 रेस हुई है उन सभी की डिटेल मैंने यहाँ पर लिखी है। जैसे कि 2 फार्मूला 1 रेस को जीता है मैक्स वर्स्तापन ने, सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स और एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स जो अभी अभी हुई है। और 2 रेस को जीता है चार्ल्स लेक्लर्क ने, जो कि मोनाको कंट्री के हैं। इन्होंने जो 2 रेस जीती हैं उनमें से एक है बहरेन ग्रैंड प्रिक्स और दूसरी है ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स। किस राजनेता को जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? जॉन एफ कैनेडी कौन थे? तो ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे। इन्हीं के नाम पर वीरता के लिए एक पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम है प्रोफाइल इन करेज अवार्ड। ये पुरस्कार साल 2022 के लिए टोटल 5 लोगों को दिया गया है, और उनमें से एक हैं यूक्रेन के मौजूदा राष्ट्रपति यानी कि वोलोदिमीर जेलेंस्की। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रशिया ने यूक्रेन पर आक्रमण किया है, तो ऐसे राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की। इन्होंने यूक्रेन वासियों की रक्षा के लिए रूस का डटकर सामना किया है और रूस को काफ़ी क्षति भी पहुंचाई है। आपको पता होगा हाल ही में रूस का ब्लैक सी के अंदर जो सबसे बड़ा जहाज था जिसका नाम था मॉस्कोवा, उसको भी नेपच्यून मिसाइल मार करके उसको समुद्र में ही डुबा दिया था। तो इसी तरीके से यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, इनकी वीरता को देखते हुए इनको साल 2022 के लिए प्रोफाइल इन करेज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 24वें ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक्स का आयोजन किस देश के अंदर किया जाएगा? 24th समर डेफ ओलंपिक्स। यहाँ पर आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि इसमें जो बधिर खिलाड़ी है यानी कि डेफ एथलीट्स हैं वो इसमें हिस्सा लेते हैं। इसका भी आयोजन नॉर्मल ओलंपिक्स की तरह 4 साल में एक बार होता है। हालांकि आपको बता दूं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2021 में ही होना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते अब इसका आयोजन होने वाला है 1 से लेकर के 15 मई तक। तो ये कहाँ पर होगा? 24वां डेफ ओलंपिक्स। इसका आयोजन किया जाएगा ब्राज़ील के एक शहर में जिसका नाम है कैक्सियस डू सुल। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्राज़ील में इसका आयोजन किया जाएगा।
इस ओलंपिक्स में दुनिया भर के लगभग 1400 डेफ एथलीट्स हिस्सा लेंगे, जिसमें भारत के भी 65 खिलाड़ी हिस्सा लेने वाले हैं। और ये पहली बार है जब भारत इतनी बड़ी संख्या में अपने खिलाड़ियों को भेज रहा है डेफ ओलंपिक्स के अंदर। इन 65 खिलाड़ियों में से 39 तो पुरुष खिलाड़ी हैं, बाकी जो बच गए यानी कि 26 ये महिला खिलाड़ी होंगी। 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनमें से किस शहर के अंदर सेमीकॉन इंडिया 2022 सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो सेमीकंडक्टर के जो उत्पाद होते हैं उनको भारत में बढ़ावा देने के लिए, उनके निर्माण को भारत में बढ़ावा देने के लिए पहली बार एक सम्मेलन हुआ जिसका आयोजन किया गया है बेंगलुरु के अंदर। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं जो सेमीकॉन इंडिया 2022 सम्मेलन है ये इसका पहला संस्करण है और इसका उद्घाटन किया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इस सम्मेलन की थीम भी रखी गई है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, मेकिंग इंडिया ए सेमीकंडक्टर नेशन। तो जाहिर है इसका मेन मकसद है कि भारत के अंदर जो सेमीकंडक्टर के उत्पाद होते हैं उनके निर्माण को बढ़ावा देना। और दोस्तों आपको यहाँ पर यह भी बता दूं कि इसके लिए भारत का जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है उसके लोगों का भी अनावरण किया पीएम नरेंद्र मोदी ने। तो याद रखिएगा पहला सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। 24 से 30 अप्रैल तक मनाया जाने वाला विश्व टीकाकरण सप्ताह 2022 का विषय क्या है? विश्व टीकाकरण सप्ताह 2022 नाम से यह स्पष्ट है कि टीकाकरण के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। कौन इसको आयोजित करता है? तो जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है यानी कि WHO उसके द्वारा इसका आयोजन हर साल 24 से लेकर के 30 अप्रैल तक किया जाता है। इस बार की अगर थीम की बात करें तो इस बार की थीम रखी गई है लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल, लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल। पेरिस पुस्तक मेला 2022 में इनमें से कौन सा कंट्री गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में शामिल हुआ था? तो जिस तरीके से भारत के अंदर बुक फेयर लगता है नई दिल्ली में, वैसे ही फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है वहां पर भी पेरिस पुस्तक मेला का आयोजन किया जाता है। 2022 में इसका जो संस्करण हुआ है इसमें गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में सम्मानित किया गया था भारत को। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि पेरिस बुक फेयर जो है ये काफ़ी बड़ा इवेंट होता है और इसमें गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में भारत को शामिल किया गया था। दिल्ली के नए मुख्य सचिव के रूप में किसको अपॉइंट कर दिया गया है? तो ये डायरेक्ट अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन है। याद रखिएगा दिल्ली के नए चीफ सेक्रेटरी बन गए हैं नरेश कुमार। सो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन ए। भारत के किस प्रसिद्ध वन्यजीव संरक्षणवादी ने प्रतिष्ठित विटली गोल्ड अवार्ड 2022 को जीता है? विटली गोल्ड अवार्ड जो है ये ब्रिटेन की एक संस्था के द्वारा दिया जाता है जिसका नाम है विटली फंड फॉर नेचर। विटली फंड फॉर नेचर ये ब्रिटेन की एक संस्था है और इसी के द्वारा जो भी लोग पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम कर रहे हैं उनको विटली गोल्ड अवार्ड दिया जाता है। साल 2022 के लिए दुनिया भर के टोटल 7 लोगों को दिया गया है। अब इन 7 लोगों में से एकमात्र भारतीय हैं जिनका नाम है चारुदत्त मिश्रा। चारुदत्त मिश्रा ये एक हिम तेंदुआ के विशेषज्ञ हैं और इन्होंने हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए काफ़ी काम किया है, तो इसीलिए इनको 2022 के लिए विटली गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया। भारत सरकार के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन बन गए हैं? तो भारत के अभी तक प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर थे, कौन थे? के विजय राघवन। लेकिन के विजय राघवन की अब जगह ले ली है अजय कुमार सूद ने। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत सरकार के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार बन गए हैं अजय कुमार सूद। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2022 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको दिया गया? यानी कि साल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो दोस्तों लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड जो है ये खेल जगत में दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है और इसमें वैसे कई सारी कैटेगरी में पुरस्कार दिए जाते हैं, लेकिन आपको कुछ ही याद रखने हैं। जैसे कि साल के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन रहे, यानी कि स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, तो ये खिताब दिया गया है मैक्स वर्स्तापन को। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीदरलैंड के जो फार्मूला 1 ड्राइवर हैं यानी कि मैक्स वर्स्तापन, इनको लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार दिया गया क्योंकि 2021 में इनकी काफ़ी चर्चा हुई, क्योंकि 2021 में ये पहली बार फार्मूला 1 के अंदर वर्ल्ड चैंपियन बने थे। इन्होंने लुइस हैमिल्टन को भी वहाँ पर हरा दिया था और इसके चलते ये मैक्स वर्स्तापन जो है ये पहली बार फार्मूला 1 के अंदर वर्ल्ड चैंपियन बने थे। लॉरियस स्पोर्ट पुरस्कार 2022 में स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको मिला? तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि पुरुषों में साल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में चुने गए हैं मैक्स वर्स्तापन, ऐसे ही महिलाओं के अंदर साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का सम्मान दिया गया है
एलेन थॉम्सन हेरा को। एलेन थॉम्सन हेरा कौन है? ये जमैका की एक धाविका है। यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं, एलेन थॉम्सन हेरा। ये जमैका की एक मशहूर धाविका है और इन्होंने 2021 के जो टोक्यो ओलंपिक गेम्स हुए थे उसमें इन्होंने जो 100 मीटर की महिलाओं की रेस हुई थी, इसके अलावा 200 मीटर की महिलाओं की रेस हुई थी, साथ ही 4x100 जो रिले रेस हुई थी महिलाओं की, इन तीनों में ही गोल्ड मेडल इन्होंने ही जीता था। तो इनकी इस उपलब्धि को देखते हुए एलेन थॉम्सन हेरा को साल 2022 में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। तो दोनों ही विजेताओं के नाम आपको याद रखने हैं। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड जो है इसमें आपको 4 कैटेगरी के विनर के नाम याद रखने हैं। दो तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर मैक्स वर्स्टापेन और स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर एलेन थॉम्सन हेरा। फिर अगर ये दो नहीं पूछे आते हैं तो फिर आपसे इन दोनों के बारे में पूछा सकता है, जैसे कि टीम ऑफ द ईयर। टीम ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया इटली की पुरुषों की जो फुटबॉल टीम है उसको। और ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है एम्मा रादुकानु को, जिनके बारे में आपको पता होगा ये 2021 के अंदर जो आखिरी ग्रैंड स्लैम हुआ था यानी कि यूएस ओपन, उसमें महिला एकल का खिताब जीता था। तो इनको मिला है ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का अवार्ड। ये कैटेगरी खास करके मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसी कैटेगरी में भारत के जो भाला फेंक खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा, उनको भी नॉमिनेट किया गया था, लेकिन आप देख सकते हैं इसमें विनर के रूप में चुना गया है एम्मा रादुकानु को। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला देश का पहला जिला कौन सा बन गया है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है इसको पीएम नरेंद्र मोदी ने झारखंड की राजधानी रांची से सन 2018 में शुरू किया था। इस योजना के अंतर्गत जो लाभार्थी परिवार हैं वो 1 साल के अंदर 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज करवा सकते हैं। तो यहाँ पर सवाल में पूछा गया है कि भारत का वो पहला कौन सा जिला है जहाँ पर इस योजना के अंतर्गत 100% परिवारों को शामिल कर लिया गया है? तो ये है जम्मू कश्मीर का सांबा जिला। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में जितने भी परिवार हैं सभी को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कवर किया गया है। हाल ही में सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC में कितने % हिस्सेदारी का विनिवेश करने के लिए IPO लॉन्च किया है? तो IPO का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि आम जनता भी अब LIC के अंदर इन्वेस्ट कर सकती है। आपको पता है कि LIC भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है और अभी के समय इसमें सरकार की हिस्सेदारी 100% है, लेकिन अब सरकार ने डिसाइड किया है कि इसमें 3.5% हिस्सेदारी जो है ये बेचा जाएगा और इसके जरिए 21,000 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। तो जो सरकार है वो LIC का 3.5% हिस्सा बेच करके 21,000 करोड़ रुपए जुटाएगी। सो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जो LIC का IPO लॉन्च किया गया है ये 4 से लेकर के 9 मई तक ओपन रहेगा और लोग उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि अब तक का भारत में सबसे बड़ा IPO है जिसके जरिए 21,000 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। हाल ही में सरकार ने पवन हंस लिमिटेड की अपनी संपूर्ण 51% हिस्सेदारी की बिक्री के लिए किस कंपनी की उच्चतम बोली को मंजूरी दी है? इस क्वेश्चन का मतलब ये है, देखिए पवन हंस लिमिटेड जो है ये नोएडा शहर में स्थित एक हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। इसमें भारत सरकार की हिस्सेदारी है 51%। तो अब सरकार ने क्या किया है, जो ये सरकार की इसमें 51% हिस्सेदारी है इस पूरी हिस्सेदारी को बेच दिया जाएगा। तो इसके लिए बिडिंग की गई थी यानी कि नीलामी का आयोजन किया गया था और जिस कंपनी ने सबसे ज़्यादा बोली लगाई थी इसका नाम है स्टार 9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड। स्टार 9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने लगभग 211 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी और इस बोली को मंजूर कर लिया है केंद्र सरकार ने, यानी कि 211 करोड़ रुपए में स्टार 9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड को भारत सरकार पवन हंस लिमिटेड में उसकी जो 51% हिस्सेदारी है उसको बेच देगी। सो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 29 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट का उद्घाटन किस शहर के अंदर किया? तो ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट जो है इसका आयोजन हाल ही में किया गया है गुजरात के सूरत शहर में और इसका उद्घाटन किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भारत ने किस स्थान पर एक साथ 78,000 से भी अधिक राष्ट्रीय ध्वज लहराकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि भोजपुर बिहार। तो एक साथ अधिकतम नेशनल फ्लैग फहराने का रिकॉर्ड जो है ये भारत के नाम हो चुका है, क्योंकि हाल ही में बिहार के भोजपुर में जो यहाँ पर जगदीशपुर नाम की जगह है वहाँ पर 78,220 लोगों ने एक साथ देश का राष्ट्रीय ध्वज फहराया।
आप देख सकते हैं इसके लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने सर्टिफिकेट जारी किया है, जिसमें लिखा है द मोस्ट पीपल वेविंग फ्लैग्स वॉज अचीव्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टू सेलिब्रेट आज़ादी का अमृत महोत्सव एट जगदीशपुर, भोजपुर, बिहार, इंडिया ऑन 23 अप्रैल 2022। तो क्या है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें बिहार के जगदीशपुर का नेतृत्व किया था वीर कुंवर सिंह ने, और इन्हीं के नाम पर हाल ही में विजय महोत्सव समारोह का आयोजन किया था भारत के गृह मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय ने। इसी समारोह के दौरान एक साथ 78,220 लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसमें भारत के जो गृह मंत्री अमित शाह वो भी शामिल हुए थे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने देश के कितने जिलों के अंदर अंतर मंत्रालयी अभियान आज़ादी से अंत्योदय शुरू किया है? आज़ादी से अंत्योदय, दोस्तों अंत्योदय का मतलब होता है समाज के सबसे निचले तबके को ऊपर उठाना। तो आज़ादी से अंत्योदय नाम का ये जो अभियान शुरू किया गया है, इसको 90 दिनों के लिए शुरू किया गया है देश के 75 जिलों में। यानी कि भारत के 75 जिलों में 90 दिनों तक ये अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान का मेन मकसद ये है कि इन 75 जिलों के अंदर जो समाज के सबसे निचले तबके के लोग हैं उनको केंद्र सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं उनका सीधे लाभ पहुंचाना। तो याद रखिएगा, इसी के लिए भारत के 75 जिलों के अंदर आज़ादी से अंत्योदय नाम का एक अभियान शुरू किया गया है। इसको जिन्होंने शुरू किया है यानी कि गिरिराज सिंह ने, ये भारत के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं। एमएसएमई सस्टेनेबल जीरो इफेक्ट प्रमाणन योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि नारायण राणे। तो नारायण राणे जो कि भारत के एमएसएमई मंत्री हैं। एमएसएमई का मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो भारत में सूक्ष्म, लघु और जो मध्यम उद्योग हैं उनको इस योजना के तहत प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि वो जीरो इफेक्ट समाधान को अपनाएं। यानी कि भारत के अंदर एमएसएमई उद्योग के द्वारा जो भी चीज़ों का निर्माण किया जाए, जो भी उत्पाद बनाए जाए, उनकी गुणवत्ता बेहतर हो यानी कि जीरो डिफेक्ट, और उनके उत्पादन के दौरान किसी भी तरह का पर्यावरण को नुकसान ना हो या फिर पर्यावरण को नुकसान कम से कम हो। तो जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट ये जो सर्टिफिकेशन स्कीम है इसको लॉन्च किया है भारत के एमएसएमई मंत्री नारायण राणे ने। इसके तहत जो भी एमएसएमई उद्योग हैं उनको ऐसा करने पर सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और इसमें भी 3 तरह से सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। निम्न में से किसे दूसरी बार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट का अध्यक्ष अपॉइंट कर दिया गया है? जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट है यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ये भारत के अंदर अनुसूचित जाति के विकास के लिए काम करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और अभी तक इसके अध्यक्ष थे विजय सांपला, और इन्हीं को एक बार फिर से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया है। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी। सिपरी की ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021 के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो सिपरी यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में बेस्ड एक संस्था है। इसी ने हाल ही में सैन्य खर्च के ऊपर ये रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट का टाइटल है ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2021, यानी कि कौन सी कंट्री ने अपनी मिलिट्री के ऊपर साल 2021 में कितना खर्च किया है उसके ऊपर ये रिपोर्ट जारी की गई। ये जो पेज है ये मैंने रिपोर्ट एंड इंडेक्सेस 2022 का जो हाल ही में वीडियो अपलोड किया था उसी से लिया है, तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना है। इसमें मैंने आपको साल 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स और इंडेक्सेस पब्लिश किए गए हैं उन सभी के बारे में मैंने आपको बताया है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो, जैसे कि आपको पता होगा फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी, और ग्लोबल इंडेक्सेस हैं, सभी के बारे में मैंने आपको बताया है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो यहाँ पर देखिए, ये जो वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट है इसको जारी किया है शिपरी ने। इसमें बताया गया है कि पूरी दुनिया के देशों ने मिला करके जो टोटल खर्च किया है मिलिट्री के ऊपर वो था $2.1 ट्रिलियन, जो कि 2020 की तुलना में 0.7% बढ़ा है। वहीं अगर हम दुनिया के टॉप कंट्रीज़ की बात करें जिन्होंने सबसे ज़्यादा खर्च किया अपनी मिलिट्री के ऊपर, तो उसमें नंबर 1 पर आता है अमेरिका, $801 बिलियन, और अमेरिका के खर्च में 1.4% की कमी आई है। दूसरे नंबर पर है चाइना ने $293 बिलियन खर्च किया है और 4.7% का इंक्रीज आया है। वहीं आपको भारत का जरूर याद रखना है क्योंकि भारत जो है ये सैन्य खर्च के मामले में तीसरे स्थान पर है। भारत ने साल 2021 में अपनी सेना के ऊपर 76.6 बिलियन डॉलर खर्च किए हैं, जो कि 0.9% बढ़ा है। फिर इसके बाद चौथे नंबर पर है ब्रिटेन और 5वें नंबर पर है
रशिया। तो यहाँ पर देखिए क्या आंसर होगा। सैन्य खर्च के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का स्थान है तीसरा। और सबसे ज्यादा सेना पर कौन खर्च करता है? अमेरिका। हाल ही में किस सुरंग को आईबीसी बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पुरस्कार मिला है? तो आपको बताना है इनमें से वो कौन सी टनल है जिसको हाल ही में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस के द्वारा आईबीसी बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का अवार्ड मिला है। तो बेहतरीन इंजीनियरिंग के लिए हाल ही में जो अटल टनल है इसको आईबीसी बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पुरस्कार दिया गया। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अटल टनल की अगर हम बात करें तो साल 2020 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। ये 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई है और इसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि पहले इसको रोहतांग टनल बोलते थे, लेकिन फिर बाद में इसका नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कर दिया गया था। ये जो टनल है ये हिमाचल प्रदेश में जो लाहौल स्पीति है वहां से लेकर के ये मनाली तक जाती है। 4 से लेकर के 13 जून तक खेलो इंडिया युवा खेल 2021 का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? तो खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होते हैं उसका चौथा संस्करण होने वाला है। ये 2021 का ही है, कोविड-19 के चलते नहीं हो पाया था और अब इसका आयोजन होने वाला है हरियाणा में। अभी कुछ ही दिनों बाद मई महीने के अंदर इसके लिए लोगो और इसका जो शुभंकर वगैरह है वो जारी किया जाएगा हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। तो 4 से लेकर के 13 जून तक इसका आयोजन किया जाएगा। अनुराग ठाकुर ने इनमें से किस ओटीटी प्लेटफॉर्म के सहयोग से आज़ादी की अमृत कहानियां नामक एक लघु वीडियो संग्रह जारी किया है? तो शॉर्ट वीडियोस का एक कंपाइलेशन जारी किया गया है जिसको नाम दिया गया है आज़ादी की अमृत कहानियां। और इसके अंतर्गत भारत की 7 महिलाओं की प्रेरणादायक कहानियां बताई गई हैं। जैसे कि उत्तराखंड की एक मशहूर पर्यावरणविद हैं जिन्होंने कोसी नदी को पुनर्जीवित करने में काफ़ी योगदान दिया है। इनका नाम है बसंती देवी और इनको पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। तो इसी तरीके से 7 महिलाओं के ऊपर शॉर्ट इंस्पिरेशनल वीडियोस की एक श्रृंखला लॉन्च की गई है नेटफ्लिक्स के साथ में मिल करके। तो भारत का सूचना और जो प्रसारण मंत्रालय है इसने और नेटफ्लिक्स ने इसको मिल करके लॉन्च किया है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि नेटफ्लिक्स। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य सत्कार मेला आहार 2022 किस शहर के अंदर आयोजित किया गया? तो पूरे एशिया का जो सबसे बड़ा इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर होता है जिसका नाम है आहार 2022। इसका आयोजन हाल ही में किया गया है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। यह जो मेला लगता है ये हर साल नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया जाता है और इस बार इसका 36वां संस्करण आयोजित किया गया है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं एशियाज बिगेस्ट इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर। इसको आयोजित किसने किया है? तो इसको आयोजित किया है भारत की जो एपिडा नाम की संस्था है यानी कि एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी और साथ ही में जो इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन है इन दोनों ने मिलकर के इसका आयोजन किया है। इस बार के मेले की थीम भी रखी गई थी जियोग्राफिकल इंडिकेशन प्रोडक्ट्स यानी कि जीआई प्रोडक्ट्स। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर के अंदर किस नदी पर 540 मेगावाट की क्वार पनबिजली परियोजना के निर्माण की स्वीकृति दे दी है? तो जम्मू कश्मीर के अंदर आपको बताना है कि इनमें से कौन सी रिवर के ऊपर 540 मेगावाट की एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाई जाएगी जिसका नाम होगा क्वार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि चेनाब रिवर। तो जम्मू कश्मीर के अंदर एक जिला है जिसका नाम है किश्तवाड़। तो इसी किश्तवाड़ जिले के अंदर चेनाब नदी के ऊपर 540 मेगावाट की एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाया जाएगा जिसका नाम होगा क्वार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है इसको हाल ही में कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और इस पर लगभग 45 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। 4,526.12 करोड़ रुपए इस परियोजना के ऊपर खर्च किए जाएंगे। ये 540 मेगावाट की परियोजना है जो कि चेनाब नदी में स्थापित की जाएगी किश्तवाड़ जिले के अंदर। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि जो कंपनी इसको बनाएगी उसका नाम है चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और इस प्रोजेक्ट के बन जाने से 1975 मिलियन यूनिट हर साल बिजली का उत्पादन होगा और लगभग 54 महीनों के अंदर ये बनकर तैयार हो जाएगी। 54 महीने यानी कि 12 चौको 48, तो 4 साल 4 महीने में ये बनकर तैयार होगा। तो क्वार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में आपको ध्यान रखना है, इसको कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। वर्ष 2022-23 के लिए नेस्कॉम के चेयरपर्सन के रूप में किसको अपॉइंट कर दिया गया है? नेस्कॉम यानी कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ
सॉफ्टवेयर्स एंड सर्विसेज कंपनीज। तो नेस्कॉम जो है इसके चेयरपर्सन के रूप में हाल ही में अपॉइंट कर दिया गया है कृष्णन रामानुजम को। यहाँ पर आपको बता दूं कि जो नेस्कॉम है इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट पद हैं, एक तो है प्रेसिडेंट का पद और दूसरा है चेयरपर्सन का पद। ये दोनों अलग अलग पद हैं। तो चेयरपर्सन तो अब बन गए हैं कृष्णन रामानुजम, लेकिन प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट इसके हैं देवजनी घोष, देवजनी घोष। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 19 लाख करोड़ रुपए के बाजार मूल्यांकन को हिट करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बन गई है? तो इसका आंसर आप इजीली कर सकते हैं। इसका आंसर होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है ये भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी है और इसका जो मार्केट वैल्यूएशन है ये हाल ही में 19 लाख करोड़ रुपए को हिट किया था। हाल ही में कैबिनेट ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी कि पीएम स्वनिधि योजना को कब तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है? तो पीएम स्वनिधि योजना जो है इसको 1 जून सन 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था। इस योजना का मेन मकसद है कि जो रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं यानी कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको ऋण प्रोवाइड करना। ठीक है, तो इसके अंदर लोन प्रोवाइड किया जाता है स्ट्रीट वेंडर्स को। तो इस योजना को क्या है कि अब दिसंबर 2024 तक के लिए जारी रखने की मंजूरी दे दी गई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में 126 अतिरिक्त शहरों में स्वनिधि से समृद्धि योजना का शुभारंभ किया गया। यह किस मंत्रालय की पहल है? तो स्वनिधि से समृद्धि, अब जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको ऋण प्रोवाइड करने के लिए भारत सरकार ने एक योजना शुरू की थी जिसका नाम था पीएम स्वनिधि योजना। अब पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत तो सिर्फ लोन ही दिया जाता है, लेकिन जो सरकार की अन्य योजनाएं हैं उनका लाभ स्ट्रीट वेंडर्स को मिले, इसके लिए भारत सरकार ने एक अतिरिक्त योजना शुरू की थी जिसका नाम था स्वनिधि से समृद्धि। इसको 4 जनवरी 2021 को शुरू किया गया था और शुरुआत में इसको 125 शहरों के अंदर लॉन्च किया गया था। इस योजना का मकसद है कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनका समग्र विकास हो, यानी कि उनका सामाजिक आर्थिक हर तरीके से उनका विकास सुनिश्चित हो, इसीलिए उनको सरकार की जो अन्य योजनाएं हैं उनका भी लाभ दिया जाएगा। तो शुरुआत में इसको 125 शहरों में लॉन्च किया गया था और अभी भारत के 126 अतिरिक्त शहरों में इसको लॉन्च कर दिया गया है। तो ये किस मंत्रालय की पहल है? इसको शुरू किया है आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जिसके मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। भारतीय महिला हॉकी टीम की किस पूर्व कप्तान का अप्रैल 2022 में निधन हो गया? तो भारतीय महिला हॉकी टीम की एक पूर्व कप्तान थी जिनका नाम था एल्वेरा ब्रिटो। इनकी हाल ही में डेथ हो गई है। ये थी कर्नाटक राज्य से। तो इन्होंने राष्ट्रीय स्तर में जो हॉकी के टूर्नामेंट हुए उसमें कर्नाटक को रिप्रेजेंट किया, वहीं कई सारे अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भी भारत को रिप्रेजेंट किया। आपको बता दूं कि इनको अर्जुन पुरस्कार भी मिला था और ये अर्जुन पुरस्कार पाने वाली भारत की दूसरी महिला हॉकी खिलाड़ी थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की सरकार ने हाल ही में अनाउंस किया है कि अब से यहाँ पर हर साल 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाएगा। साथ ही आपको बता दूं कि तमिलनाडु की सरकार ने यह भी कहा है कि जो 14 अप्रैल होता है, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती, उसको अब से समानता दिवस के रूप में राज्य के अंदर मनाया जाएगा। तो ये दोनों दिवस जो हैं ये तमिलनाडु की सरकार ने शुरू किए हैं। अमेरिकन कंपनी बिलिटी ने दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर निर्माण सुविधा किस राज्य के अंदर स्थापित करने की अनाउंसमेंट की है? तो एक अमेरिकन ऑटोमोबाइल कंपनी है जिसका नाम है बिलिटी इलेक्ट्रिक। ये कैलिफोर्निया के अंदर स्थित है। तो इसने हाल ही में अनाउंस किया है ये भारत के अंदर दुनिया के सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर निर्माण सुविधा स्थापित करेगी। और ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? इसको स्थापित किया जाएगा तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। सो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने जन निगरानी ऐप लॉन्च की है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर जो भारत का एक यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पर हाल ही में एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई है जिसका नाम है जन निगरानी ऐप। इस एप्लीकेशन के ऊपर जो जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं वो सरकारी योजनाओं से रिलेटेड जो भी शिकायतें हैं उसको दर्ज करा सकते हैं और फिर उसका समाधान जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा किया जाएगा। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पर शुरू किया गया है? सो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जोरहाट, असम। तो असम के जोरहाट में
जो ऑयल इंडिया लिमिटेड का यहाँ पर पंप स्टेशन है जोरहाट में, यहीं पर इंडियाज फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कमीशन किया गया है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो प्लांट स्थापित किया गया है, इस प्लांट के जरिए यहाँ पर जो हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा उसमें किसी भी तरीके से कार्बन का कोई भी उत्सर्जन नहीं होगा। तो पूरी तरीके से क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा। अभी के लिए ये जो प्लांट स्थापित किया गया है, इसकी प्रतिदिन की क्षमता है 10 किलोग्राम हाइड्रोजन उत्पादन की, लेकिन भविष्य में इसकी जो क्षमता है यह 30 किलोग्राम तक भी बढ़ाई जाएगी। स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करके अपने विमान को उतारने वाली देश की पहली एयरलाइन कौन सी बन गई है? तो जिस तरीके से जीपीएस अमेरिका का नेविगेशन सिस्टम है, इसी तरीके से भारत का अपना स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम है, जिसका नाम है गगन। और गगन का फुल फॉर्म होता है जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। यानी कि भारत का जो गगन नेविगेशन सिस्टम है, इसमें अमेरिका के जो जीपीएस सैटेलाइट्स हैं उनकी भी हेल्प ली जाती है। तो भारत में पहली बार किसी एयरलाइन ने भारत का जो स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम है यानी कि गगन, इसका इस्तेमाल करते हुए किसी फ्लाइट को लैंड करवाया है। तो इस एयरलाइन का नाम है इंडिगो एयरलाइन। और इंडिगो एयरलाइन ने जिस विमान को उतारा है इसका नाम है ATR-72, और जहां पर इसको उतारा गया यह है राजस्थान का किशनगढ़ एयरपोर्ट। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा इंडिगो। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम विकसित किया है। ये एक वेबसाइट आधारित एप्लीकेशन है जिसका इस्तेमाल जो राज्य के अंदर प्रवासी श्रमिक हैं यानी कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनकी आवाजाही को ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। किस भारतीय क्रिकेटर को विजडन 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 में शामिल किया गया? तो विजडन नाम की एक संस्था है जो कि ब्रिटेन के अंदर स्थित है और ये हर साल एक बुक पब्लिश करती है जिसका नाम होता है विजडन अल्मनैक। तो हाल ही में विजडन अल्मनैक 2022 को पब्लिश किया गया है। इसको क्रिकेट का बाइबल भी बोलते हैं। तो साल 2021 के लिए जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में चुने गए हैं इनका नाम है जो रूट। तो आपके एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाएगा कि विजडन लीडिंग मेंस क्रिकेटर इन द वर्ल्ड 2021 के रूप में किसको चुना गया है? तो आपको बताना है इंग्लैंड के जो रूट। इसी तरीके से महिलाओं में क्रिकेटर इन द वर्ल्ड 2021 के रूप में चुना गया है लिजेल ली को, जो कि है दक्षिण अफ्रीका की। T20 क्रिकेटर इन द वर्ल्ड 2021 चुना गया है मोहम्मद रिजवान को, जो कि है पाकिस्तान के। और फिर आखिर में आपको याद रखना है विजडन 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर, यानी कि साल के 5 सबसे बेस्ट क्रिकेटर। तो इसमें 2 भारतीय भी हैं जिनका नाम है जसप्रीत बुमराह और हैं रोहित शर्मा। बाकी भी अन्य क्रिकेटर का नाम आप पढ़ सकते हैं। तो इसी के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि किस भारतीय क्रिकेटर को विजडन 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2021 में शामिल किया गया? तो 2 क्रिकेटर हैं रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपरोक्त तो दोनों। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं ये है रोहित शर्मा और ये है जसप्रीत बुमराह। हाल ही में किस खिलाड़ी ने T20 क्रिकेट के अंदर सबसे अधिक शतक लगाने के रोहित शर्मा के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है? तो T20 क्रिकेट के इतिहास में अब तक जिस भारतीय खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा शतक लिए थे उनका नाम है रोहित शर्मा, क्योंकि रोहित शर्मा ने टोटल 6 सेंचुरी लगाई थी। लेकिन अभी हाल ही में क्या हुआ है, जो KL राहुल हैं इन्होंने भी 6 शतक कंप्लीट कर लिए हैं। तो इस तरीके से T20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे अधिक शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ियों में रोहित शर्मा की बराबरी कर ली है KL राहुल ने। वहीं अगर आपसे ये पूछा जाए कि पूरी दुनिया में आज तक T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक किसने लगाए हैं, तो उनका नाम है क्रिस गेल, जो कि वेस्ट इंडीज टीम के लिए खेलते हैं और इन्होंने आज तक टोटल 22 शतक लगाए हैं। 17 से लेकर के 24 अप्रैल तक भारत का दौरा करने वाले प्रविंद कुमार जगन्नाथ किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मॉरिशस। मॉरिशस कंट्री की अगर हम बात करें तो ये हिंद महासागर में स्थित है, मेडागास्कर के पूर्व में पड़ता है। इसकी राजधानी है पोर्ट लुइस और यहाँ की करेंसी है मॉरिशियस रूपी। तो मॉरिशस कंट्री के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं यानी कि प्रविंद कुमार जगन्नाथ, ये हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन्विटेशन पर भारत की यात्रा पर आए थे। इनके साथ में इनकी पत्नी जो कोबिता जगन्नाथ हैं वो भी भारत में आई थी। तो याद रखिएगा प्रविंद कुमार जगन्नाथ जो हैं ये मॉरिशस के मौजूदा प्रधानमंत्री हैं। टेनिस टूर्नामेंट बार्सिलोना ओपन 2022 का एकल खिताब किसने जीत लिया है?
तो बार्सिलोना ओपन जो टेनिस टूर्नामेंट होता है ये पुरुष खिलाड़ियों का एक टूर्नामेंट है। तो इसमें जो सिंगल्स इवेंट हुआ था उसको जीत लिया है कार्लोस अल्कराज ने। बार्सिलोना ओपन जो है ये स्पेन कंट्री के अंदर होता है और इसको स्पेन के ही खिलाड़ी ने जीता है जिनका नाम है कार्लोस अल्कराज। और इन्होंने जिनको हराया है वो भी स्पेन के ही हैं और उनका नाम है पॉल बुस्टा। तो बार्सिलोना ओपन को जीत लिया है कार्लोस अल्कराज ने। फ्रांस में एक बार फिर दूसरे कार्यकाल के लिए किसे राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तो फ्रांस कंट्री के अंदर जहाँ के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, यहाँ पर हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव हुए और एक बार फिर से दूसरे कार्यकाल के लिए इमैनुअल मैक्रोन को ही चुन लिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाल ही में फ्रांस के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए हैं, यानी कि फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव हुए जिसमें इमैनुअल मैक्रोन ने 58.5% वोट हासिल किया है और इस तरीके से ये एक बार फिर से यहाँ के राष्ट्रपति बन गए हैं। आपको बता दूं जो इमैनुअल मैक्रोन हैं ये पहली बार 2017 में फ्रांस के राष्ट्रपति बने थे, तो इसी साल इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। अब ये दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ लेंगे। नाटो कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के द्वारा आयोजित दुनिया के सबसे बड़े साइबर अभ्यास का नाम क्या है। तो नाटो के बारे में आपको पता होगा, इसको बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये दुनिया के 30 देशों का एक मिलिट्री अलायंस है और इसी के अंतर्गत एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है जिसको बोलते हैं नाटो कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ये स्थित है एस्टोनिया की राजधानी ताल्लिन में। एस्टोनिया की जो राजधानी है ताल्लिन, यहाँ पर ये नाटो की संस्था स्थित है और इसी के द्वारा हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा साइबर डिफेंस एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। इस एक्सरसाइज का नाम था लॉक्ड शील्ड्स 2022। लॉक्ड शील्ड्स 2022। इस अभ्यास के अंदर नाटो के जो मेंबर कंट्रीज हैं और जो नाटो के सहयोगी देश हैं उनके साथ में मिल करके ये दुनिया का सबसे बड़ा साइबर अभ्यास किया गया और इस दौरान साइबर हमलों से किस तरीके से निपटना है उसका अभ्यास किया गया। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल की ज्यूरी सदस्य के रूप में चुना गया है। तो फ्रांस का एक शहर है जिसका नाम है कांस। तो फ्रांस के कांस नाम के शहर में हर साल एक फिल्म फेस्टिवल होता है जिसको बोलते हैं कांस फिल्म फेस्टिवल। तो इस बार इसका 75वां संस्करण आयोजित होने वाला है और इसके लिए जो ज्यूरी मेंबर्स तय किए गए हैं उसमें भारत की एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण भी शामिल होगी। यानी कि इस बार के 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल के अंदर जो फिल्मों को अवार्ड दिए जाएंगे उसको तय करने के लिए जो ज्यूरी बनाई गई है उसमें भारत की एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण भी शामिल होगी। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आगरा। तो उत्तर प्रदेश का जो आगरा है यहीं पर आपको बताया ताजमहल भी है। तो आगरा के अंदर हाल ही में 240 घरों में जो सीवर सिस्टम है वो वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाया गया है, क्योंकि ये घर जो हैं ये रोड से काफ़ी नीचे हैं तो इसमें जो ट्रेडिशनल सीवर सिस्टम होता है वो काम नहीं करेगा। और इसी के चलते नीदरलैंड की एक कंपनी के साथ मिलकर के यहाँ पर 240 घरों के अंदर वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लॉन्च किया गया है और इस तरीके से ये भारत का पहला शहर बन गया है जहाँ पर वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम बनाया गया है। हाल ही में किस शहर ने स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन की मेजबानी की। तो हाल ही में एक 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसका नाम था स्मार्ट सिटीज स्मार्ट अर्बनाइजेशन। तो ये जो सम्मेलन हुआ है इस बार इसकी मेजबानी की है गुजरात के सूरत शहर ने। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। डिजिट इंश्योरेंस ने इनमें से किसे कंपनी का नया एमडी और सीईओ अपॉइंट किया है। डिजिट इंश्योरेंस जो है ये भारत की एक बीमा कंपनी है, प्राइवेट बीमा कंपनी है और इसके जो एमडी और सीईओ बन गए हैं इनका नाम है जसलीन कोहली। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 24 अप्रैल को द्वितीय खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का उद्घाटन किसने किया। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है इसमें भारत की जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके छात्र इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसका जो पहला संस्करण हुआ था उसका आयोजन किया गया था ओडिशा में। फिर दूसरा संस्करण जो था उसको कोविड-19 के चलते 2021 के बजाय अब आयोजित किया जा रहा है और इसका उद्घाटन किया है भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आपको बता दूं कि इस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के अंदर टोटल 20 गेम्स शामिल किए गए हैं जिनमें से पहली बार 2 नए गेम्स भी जोड़े गए हैं। उनमें से एक है योगासन और दूसरा है मल्लखंब। तो ये 2 चीज़ आपको ध्यान रखनी है। वर्ष 2021 के लिए चैंपियंस ऑफ अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है।
तो चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड जो है ये यूनाइटेड नेशंस का सबसे बड़ा पर्यावरण पुरस्कार होता है और इसके अंदर टोटल 5 कैटेगरी के अंदर हर साल विजेताओं का चयन किया जाता है जिन्होंने भी पर्यावरण संरक्षण के लिए बेहतर काम किया है। आप देख सकते हैं साल 2021 के लिए जो चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड की अनाउंसमेंट हुई है उसमें 5 कैटेगरीज के अंदर कौन कौन विजेता बने हैं। इनमें से आपको खास करके लाइफ टाइम अचीवमेंट की कैटेगरी में सर डेविड एटनबरो का नाम याद रखना है। ये ब्रिटेन के एक मशहूर पर्यावरणविद हैं, साथ ही एक मशहूर लेखक भी हैं। तो इनको साल 2021 के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड में। वहीं मिया अमर मोटले का नाम भी आपने सुना होगा। इनको पॉलिसी लीडरशिप की कैटेगरी के अंदर विजेता के रूप में चुना गया है। ये बारबाडोस जो कंट्री है उसकी पहली प्रधानमंत्री बनी है। ऐसे ही आप अन्य विनर्स का नाम भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा गया था, चैंपियंस ऑफ अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है। तो ये पुरस्कार दिया गया है ब्रिटेन के सर डेविड एटनबरो को। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 24 से 28 मई तक महिला T20 चैलेंज 2022 का आयोजन किस शहर के अंदर किया जाएगा। तो जैसा कि आपको पता होगा पुरुष क्रिकेटर्स के लिए जिस तरीके से IPL टूर्नामेंट होता है भारत में, उसी तरीके से महिलाओं के लिए BCCI ने एक शुरुआत की थी टूर्नामेंट की जिसको बोलते हैं महिला T20 चैलेंज। इसकी शुरुआत सन 2018 में हुई थी। तो अभी 2022 में जो इसका आयोजन होने वाला है इसका आयोजन किया जाएगा लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में महिला T20 चैलेंज 2022 का आयोजन किया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लखनऊ। IPL में आपको पता है टोटल 10 टीमें हैं, लेकिन जो ये महिला T20 चैलेंज है इसमें टोटल 3 टीमें शामिल होंगी। 25 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी ने इनमें से किस शहर के अंदर 7वें रायसीना डायलॉग का उद्घाटन किया। जो रायसीना डायलॉग है ये भारत के अंदर आयोजित होने वाला एक सम्मेलन है, वार्षिक सम्मेलन होता है जिसका आयोजन नई दिल्ली के अंदर किया जाता है। इस सम्मेलन की शुरुआत सन 2016 में हुई थी और इसको आयोजित कौन करता है, भारत का जो विदेश मंत्रालय है यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, और एक संस्था है जिसका नाम है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। इन दोनों के द्वारा मिल करके इस रायसीना डायलॉग का आयोजन हर साल किया जाता है जिसमें दुनिया भर के जो लीडर्स हैं वो वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। तो 7वें रायसीना डायलॉग का आयोजन कहाँ पर किया गया, नई दिल्ली के अंदर। यहाँ पर आप रायसीना डायलॉग 2022 के बारे में डिटेल्स पढ़ सकते हैं, जैसे कि ये इसका 7वां संस्करण है। 25 से लेकर के 27 अप्रैल तक नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। हर साल ये नई दिल्ली में ही होता है, तो ये तो आपको पहले से ही पता होगा। इस बार जो चीफ गेस्ट थी यानी कि जो मुख्य अतिथि थी इनका नाम है उर्सुला वॉन डेर लेन। उर्सुला वॉन डेर लेन जो है ये आज के समय जो यूरोपियन यूनियन है यानी कि यूरोपीय संघ उसकी अध्यक्ष हैं। तो ये भारत में आई थी, इनको चीफ गेस्ट बनाया गया था। इसके बाद इन्हीं के साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने इस समिट का उद्घाटन भी किया था। तो अगर आपसे पूछें कि इसका उद्घाटन किसने किया तो पीएम नरेंद्र मोदी और उर्सुला वॉन डेर लेन। इस बार की जो थीम रखी गई थी ये आप देख सकते हैं, टेरा नोवा इम्पेशेंट एंड इम्पेरिल्ड। तो इस बार की ये थीम रखी गई थी। बाकी ये मैंने आपको बता ही दिया कि रायसीना डायलॉग जो है ये 2016 में पहली बार शुरू हुई थी। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। किस केंद्रीय मंत्री ने एक सप्ताह चलने वाले किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान का उद्घाटन किया। तो किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान जो है इसको हाल ही में शुरू किया था भारत के जो कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर इन्होंने। और ये जो अभियान है ये 1 हफ्ते तक चला, अप्रैल महीने के आखिरी सप्ताह में। निम्न में से किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं भारत की महान पार्श्व गायिका लता मंगेशकर जी का 6 फरवरी 2022 को निधन हो गया था। तो उन्हीं के सम्मान में पहली बार एक पुरस्कार शुरू किया गया है जिसका नाम है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। दीनानाथ मंगेशकर जो हैं ये लता मंगेशकर जी के ही फादर थे। तो इन दोनों लोगों के नाम पर यह पुरस्कार शुरू किया गया है। ये पुरस्कार भारत के ऐसे लोगों को दिया जाएगा जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में अपना उत्कृष्ट योगदान दिया है। तो ये पुरस्कार किसको दिया गया, पहली बार दिया गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाल ही में मुंबई शहर के अंदर एक समारोह का आयोजन किया गया था, क्योंकि उस वक्त मास्टर दीनानाथ मंगेशकर जी की 80वीं पुण्यतिथि थी। तो इसी अवसर पर 24 अप्रैल को यहाँ पर एक समारोह का आयोजन किया गया जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये पुरस्कार दिया गया। इनको ये पुरस्कार प्रेजेंट किया है लता मंगेशकर जी की बहन यानी कि आशा भोसले, इसके अलावा उषा मंगेशकर और मीना मंगेशकर ने।
साथ ही लता मंगेशकर जी के जो भाई थे यानी कि हृदयनाथ मंगेशकर, उनके बेटे आदिनाथ मंगेशकर ने भी यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी को ये अवार्ड प्रेजेंट किया। तो याद रखिएगा, पहला लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है पीएम नरेंद्र मोदी को। वीणा पाड़ी मोहंती, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ये किस भाषा की एक प्रसिद्ध लेखिका थी? तो वीणा पाड़ी मोहंती जो हैं ये मशहूर ओडिया लेखिका थी, हाल ही में इनकी डेथ हो गई है। इनको पद्मश्री पुरस्कार और जो साहित्य अकादमी पुरस्कार होता है वो भी इनको मिल चुका है। प्रत्येक वर्ष विश्व मलेरिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो मलेरिया रोग की रोकथाम और इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल ये दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को। आपको बता दूं कि भारत से मलेरिया को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अप्रैल महीने के आखिरी सप्ताह में कई सारे महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं, तो मैं आपको फटाफट बताता हूँ। 22 अप्रैल को मनाया गया है विश्व पृथ्वी दिवस। तो पर्यावरण संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इस बार का विषय है इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। 24 अप्रैल को मनाया गया है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस यानी कि नेशनल पंचायती राज डे। तो भारत में पंचायती राज सिस्टम जो अस्तित्व में आया था, तो उसी के लिए 24 अप्रैल को ये मनाया जाता है। 25 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस। मलेरिया एक पैरासाइट से होता है जिसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम, और इस प्लाज्मोडियम नाम के परजीवी का वाहक जो मच्छर है उसको बोलते हैं मादा एनाफिलीज। इसकी जिन्होंने खोज की थी उनका नाम था सर रोनाल्ड रॉस, जिसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो मलेरिया दिवस जो है ये हर साल मनाया जाता है 25 अप्रैल को। इस बार इसकी थीम ये रखी गई है, जो कि आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी क्योंकि ये काफ़ी लंबी थीम है, आप पढ़ भी सकते हैं। हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिसीज बर्डन एंड सेव लाइव्स। 26 अप्रैल को मनाया गया है चेरनोबिल आपदा स्मृति दिवस, चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे। तो चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि यूक्रेन के अंदर स्थित था, तो इसमें 1986 के अंदर जो विस्फोट हुआ था उसी की स्मृति में यह दिवस मनाया जाता है हर साल 26 अप्रैल को। हाल ही में आपको पता है यूक्रेन के अंदर ये जो चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट है इस पर रूस ने कब्जा कर लिया था, तो उसके कारण भी ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। फिर 26 अप्रैल को ही मनाया जाता है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। तो लोगों को अपने बौद्धिक संपदा अधिकारों के बारे में जागरूक रखने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इस बार का विषय है आईपी एंड यूथ इनोवेटिंग फॉर ए बेटर फ्यूचर। 29 अप्रैल को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस यानी कि इंटरनेशनल डांस डे। 30 अप्रैल को भारत के अंदर मनाया गया है आयुष्मान भारत दिवस। आयुष्मान भारत दिवस जो है ये 30 अप्रैल को भारत में मनाया जाता है। फिर इस साल 30 अप्रैल को एक अन्य डे मनाया गया है जिसका नाम है विश्व पशु चिकित्सा दिवस, वर्ल्ड वेटेनरी डे। ये हर साल आखिरी शनिवार को मनाया जाता है अप्रैल महीने में, तो इस बार ये पड़ा है 30 अप्रैल को, जिसकी थीम रखी गई है स्ट्रेंथनिंग वेटेनरी रिजिलियंस। तो इस तरीके से अप्रैल महीने के जो इम्पोर्टेंट डेज एंड थीम्स थे लास्ट वीक में ये मैंने आपको बताए। अब अगला सवाल देखते हैं, शांति को बढ़ावा देने के लिए किस भारतीय उद्यमी को वैश्विक शांति राजदूत के रूप में सम्मानित किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बबीता सिंह। तो बबीता सिंह जो कि एक भारतीय उद्यमी है, इनको दुनिया में शांति को बढ़ावा देने के लिए इनको हाल ही में ग्लोबल पीस एम्बेसडर के रूप में सम्मानित किया गया है। तो इनका नाम याद रखिएगा, बबीता सिंह। वर्ष 2022 के लिए इनमें से किस शहर को विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में चुना गया है? तो विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में यूनेस्को के द्वारा किसी भी शहर को चुना जाता है और अगले 1 साल तक फिर वहाँ पर बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिनका मेन मकसद होता है कि लोगों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना। तो वर्ल्ड बुक कैपिटल जो है ये इस बार के लिए चुनी गई है ग्वादलहारा। ग्वादलहारा जो है ये मैक्सिको के अंदर स्थित एक शहर है। मैक्सिको के ग्वादलहारा नाम के शहर को साल 2022 में वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में चुना गया है बाय यूनेस्को। अगला क्वेश्चन रेलवे से जुड़ा हुआ है। आपको बताना है कि अगरतला अखौरा रेल संपर्क भारत और किस देश के बीच एक निर्माणाधीन रेल संपर्क परियोजना है? तो देखिए, आपको बताएं कि अगरतला जो है ये भारत के त्रिपुरा राज्य की राजधानी है और जो अखौरा नाम की जगह है ये है बांग्लादेश में। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में एक रेल संपर्क परियोजना चलाई जा रही है जिसका नाम है अगरतला अखौरा रेल संपर्क। यहाँ पर आप इसको मैप में भी देख सकते हैं। यह है त्रिपुरा की राजधानी अगरतला और यहाँ पर है बांग्लादेश के अंदर अखौरा। तो इन दोनों शहरों के बीच में एक रेल संपर्क परियोजना चलाई जा रही है और आपको बता दूं कि 2022 के एंड तक इसके चालू होने की भी संभावना है। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा? आंसर हो जाएगा भारत और बांग्लादेश।
नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसको अपॉइंट कर दिया गया है? तो नीति आयोग जो है ये भारत का एक थिंक टैंक है। इसको योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी सन 2015 को स्थापित किया गया था। नीति आयोग के अंदर 3 इंपॉर्टेंट पद हैं जिनके बारे में बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन तीनों के बारे में आपको ध्यान रखना है। जैसे कि इसका चेयरमैन कौन होता है, तो याद रखिए इसके जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं खुद प्रधानमंत्री। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज के समय नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। फिर वाइस चेयरमैन यानी कि उपाध्यक्ष। तो उपाध्यक्ष कौन है? तो उपाध्यक्ष अभी तक तो थे राजीव कुमार, लेकिन अब राजीव कुमार रिटायर हो चुके हैं, उनकी जगह ले ली है किसने? डॉक्टर सुमन के बेरी ने। तो डॉक्टर सुमन के बेरी जो हैं ये नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बन गए हैं। फिर जो तीसरा पद आपको याद रखना है वो है सीईओ का पद, यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो नीति आयोग के जो सीईओ हैं उनका नाम है अमिताभ कांत। तो यही 3 पद आपको नीति आयोग के बारे में याद रखना है। अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी और सीईओ हैं अमिताभ कांत। यहाँ पर नीति आयोग की बात हो रही है, तो नीति आयोग से रिलेटेड ही एक महत्वपूर्ण सूचना आपको याद रखनी है कि जो नीति आयोग है और यूनिसेफ इंडिया, इन दोनों ने हाल ही में एक समझौता किया है। समझौता इस बात के लिए है कि ये दोनों मिल करके एक रिपोर्ट पब्लिश करेंगे। इस रिपोर्ट का नाम होगा स्टेट ऑफ इंडियाज चिल्ड्रन स्टेटस एंड ट्रेंड्स इन मल्टी डायमेंशनल चाइल्ड डेवलपमेंट। इसका मतलब यह है कि भारत में बच्चों की स्थिति पर पहली बार एक रिपोर्ट पब्लिश की जाएगी, जिसको कौन तैयार करेगा? नीति आयोग और यूनिसेफ इंडिया। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। अब नीति आयोग के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सब आपको पता होना चाहिए। नीति आयोग का मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर, ये सब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। नीति का फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछा गया है। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 24 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह में भाग लेने के लिए जम्मू कश्मीर के किस जिले का दौरा किया? तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है ये हर साल मनाया जाता है 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को भारत के अंदर नेशनल पंचायती राज डे मनाया जाता है और इस बार का ये समारोह आयोजित करने के लिए जम्मू कश्मीर को चुना गया था। तो जम्मू कश्मीर के सांबा डिस्ट्रिक्ट में राष्ट्रीय पंचायती राज समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिस्सा लिया। आपको बता दूं कि आर्टिकल 370 के निरस्त होने के बाद ये पहली बार है जब पीएम नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस जम्मू कश्मीर दौरे में कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई, जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह में भाग लेने के लिए जम्मू कश्मीर के सांबा जिले के पल्ली ग्राम पंचायत का दौरा किया। तो जम्मू कश्मीर में एक जिला है जिसका नाम है सांबा और यहाँ पर एक ग्राम पंचायत है पल्ली नाम से। तो यहीं पर पीएम नरेंद्र मोदी ने दौरा किया, क्योंकि यहीं पर राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह का आयोजन किया गया था। पल्ली ग्राम पंचायत से ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर की सभी ग्राम सभाओं को संबोधित किया। फिर इसके बाद इन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए 20,000 करोड़ रुपए की लागत वाली कई सारी विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने यहाँ पर जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया है उनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण है 3,100 करोड़ रुपए की लागत से बनी 8.45 किलोमीटर लंबी एक सुरंग, जो कि बनिहाल को काजीगुंड से कनेक्ट करती है। तो बनिहाल और काजीगुंड के बीच में एक रोड टनल बनाई गई है, जिसका उद्घाटन किया पीएम नरेंद्र मोदी ने और इस टनल की लंबाई है 8.45 किलोमीटर। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर जिन परियोजनाओं की आधारशिला रखी है उनमें से 2 परियोजनाओं के नाम आपको याद रखने हैं। एक का नाम है रतले जल विद्युत परियोजना और दूसरे का नाम है क्वार जल विद्युत परियोजना। तो ये दोनों ही हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जिनको किश्तवाड़ जिले के अंदर चीनाब नदी के ऊपर स्थापित किया जाएगा। तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर किश्तवाड़ जिले में चीनाब नदी के ऊपर 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट स्थापित किए जाएंगे। एक होगा 850 मेगावाट क्षमता वाला रतले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और दूसरा होगा 540 मेगावाट का क्वार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो इन्हीं दोनों की आधारशिला रखी है पीएम नरेंद्र मोदी ने। इनमें से क्वार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया भी था, क्योंकि इसको हाल ही में कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी थी। जम्मू कश्मीर की इस यात्रा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने जल निकायों का कायाकल्प सुनिश्चित करने की दृष्टि से अमृत सरोवर नाम की एक पहल का भी शुभारंभ किया। तो ये अमृत सरोवर पहल क्या है? तो जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है
उसी के हिस्से के रूप में ये अमृत सरोवर नाम की पहल शुरू की गई है। इसका मकसद ये है कि गांव के अंदर जो तालाब होते हैं, जिनको सरोवर भी बोला जाता है, उनको अमृत सरोवर के रूप में डेवलप करना। यानी कि उन तालाबों को पहले साफ किया जाएगा, फिर उसके बाद उनको गांव के एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप किया जाएगा। आपको पता होगा, अगर नहीं भी पता है तो इस वीडियो के अंदर आगे आपको पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर इसी तरीके से भारत का पहला अमृत सरोवर जो है बनकर तैयार हो चुका है, रामपुर जिले के अंदर। ये जो अमृत सरोवर नाम की पहल शुरू की गई है, इसका मकसद है आज़ादी का अमृत महोत्सव के उत्सव के रूप में देश के प्रत्येक जिले में 75 जलाशयों का विकास और कायाकल्प करना। यानी कि इस अमृत सरोवर का लक्ष्य ये है कि भारत के हर एक जिले के अंदर 75 अमृत सरोवर बनाए जाएं। और ये लक्ष्य कब तक के लिए है? 15 अगस्त 2023 तक के लिए। यानी कि अगले साल जब भारत का इंडिपेंडेंस डे होगा, तब तक भारत के हर जिले में 75 इस तरीके से अमृत सरोवर बनकर तैयार हो जाएंगे। तो ये है अमृत सरोवर पहल, जिसके बारे में आपको जरूर ध्यान रखना है। अब अगला सवाल देखिए, भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सी बन गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पल्ली, जम्मू कश्मीर। तो पल्ली ग्राम पंचायत, जो कि सांबा जिले में आती है जम्मू कश्मीर के, यहीं पर हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने विजिट किया था। तो यहाँ पर क्या है कि पल्ली ग्राम पंचायत के अंदर 340 घरों में जो ऊर्जा की ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए एक सोलर पावर प्लांट स्थापित किया गया है। एक सोलर पावर प्लांट जिसकी क्षमता है 500 किलोवाट, यह स्थापित किया गया है पल्ली ग्राम पंचायत में ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए। और इस तरीके से जो पल्ली ग्राम पंचायत है, ये देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन चुकी है। कार्बन तटस्थ ग्राम पंचायत। किस राज्य के पंचायती राज विभाग ने ई पंचायत पुरस्कार 2022 की कैटेगरी 1 का प्रथम पुरस्कार जीता है? ई पंचायत पुरस्कार क्या है? तो ये पुरस्कार जो है भारत के पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। ये पुरस्कार ऐसे राज्यों को मिलता है जहां पर जो वहां की ग्राम पंचायतें हैं, उन पर नजर रखने के लिए अधिक से अधिक सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया गया हो। तो ई पंचायत पुरस्कार 2022 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कैटेगरी 1 है, इसमें फर्स्ट प्लेस पर रहा है कर्नाटक, और यही आपको ध्यान रखना है। सेकेंड प्लेस पर छत्तीसगढ़ है। ऐसे ही आप कैटेगरी 2 में देख सकते हैं, फर्स्ट प्लेस पर है त्रिपुरा। तो यहाँ पर क्या होगा आंसर? यहाँ पर आंसर हो जाएगा कर्नाटक, क्योंकि पूछा गया है कैटेगरी 1 में फर्स्ट प्राइज किसको मिला। दुनिया का सबसे बड़ा पाम ऑयल उत्पादक देश कौन सा है जिसने इसके निर्यात पर रोक लगाने का फैसला किया है? तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पाम ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के अंदर ये, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पाम ऑयल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, लेकिन फिर भी यहाँ पर पिछले कुछ महीनों के अंदर पाम ऑयल की कमी देखी गई है। और इसी को देखते हुए यहाँ पर इंडोनेशिया की सरकार ने फैसला किया है कि अब इसके निर्यात पर रोक लगाई जाएगी। तो इसका आंसर होगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो, और यहाँ की जो राजधानी है उसका नाम है जकार्ता। वैसे आपको बता दूं, जकार्ता अभी के लिए तो इसकी राजधानी है, लेकिन भविष्य में इसको नुसंतारा में शिफ्ट किया जाएगा। भारत का पहला अमृत सरोवर किस शहर के अंदर स्थापित किया गया है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि अमृत सरोवर पहल के अंतर्गत भारत का पहला जो अमृत सरोवर है ये बनाया गया है उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में यहाँ पर पटवाई ग्राम पंचायत जो है, वहीं पर एक तालाब को अमृत सरोवर के रूप में तब्दील कर दिया गया है। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पर जो तालाब था, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गंदगी थी, तो पहले उसको साफ कराया गया स्थानीय लोगों की हेल्प से, और फिर उसको एक ग्रामीण पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप कर दिया गया है। तो इसी तरीके से भारत के हर एक जिले के अंदर 75 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। तो भारत का पहला कहाँ पर बना है? उत्तर प्रदेश के रामपुर में। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में किस एकमात्र भारतीय पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता है? तो एशिया लेवल की जो कुश्ती चैंपियनशिप है, हाल ही में उसका आयोजन किया गया, एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2022। इस चैंपियनशिप के अंदर भारत ने टोटल 17 मेडल जीते हैं, और इन 17 मेडल में से सिर्फ एक ही गोल्ड मेडल है, और ये भारत को दिलाया है रवि कुमार दहिया ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपको पता होगा जो रवि कुमार दहिया हैं, इन्होंने ही पिछले जो ओलंपिक गेम्स हुए थे टोक्यो के अंदर, वहाँ पर भारत को सिल्वर मेडल दिलाया था। तो एशियन चैंपियनशिप के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप के बारे में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। 19 से लेकर के 24 अप्रैल तक उलन बटोर मंगोलिया के अंदर आयोजन किया गया। मंगोलिया की जो राजधानी है उलन बटोर, वहाँ पर इसका हाल ही में आयोजन किया गया है।
इसमें अगर हम पदक तालिका की बात करें तो नंबर 1 था जापान, जिसने सबसे ज़्यादा मेडल जीते, और 5वें स्थान पर था अपना भारत। भारत ने टोटल 17 मेडल जीते हैं, जिसमें से मैंने आपको बताया सिर्फ एक ही गोल्ड मेडल है, 5 है सिल्वर मेडल और 11 है ब्रॉन्ज मेडल। तो ये मेडल्स भारत को जो मिले हैं, इनके बारे में क्या याद रखना है। एक तो मैंने आपको बताया कि गोल्ड मेडल किसने दिलाया है, इनका नाम याद रखिए, रवि कुमार दहिया ने जीता है मेंस फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम भार वर्ग में। सिल्वर मेडल जो भारत को 5 मिले हैं, उनमें से एक जीता है बजरंग पुनिया ने, दीपक पुनिया ने, गौरव बालियान ने, और 2 महिला पहलवानों ने भी जीता है, अंशु मलिक और राधिका जगलान ने। तो बस आपको इतने ही खिलाड़ियों के बारे में याद रखना है। ये भारत के जो पहलवान हैं, इन्होंने भारत को मेडल्स दिलाए हैं इस बार के एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप के अंदर। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। भारत ने इसमें टोटल 17 मेडल जीते हैं, जिनमें से 1 गोल्ड मेडल, 5 सिल्वर मेडल और बचे हुए 11 ब्रॉन्ज मेडल हैं। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किस देश के अंदर किया गया, तो आयोजन कहाँ पर किया गया, अभी मैंने आपको बताया, मंगोलिया के अंदर। किस राज्य की सरकार ने निमोनिया को सफलतापूर्वक रोकने के लिए सामाजिक जागरूकता और कार्रवाई अभियान सांस की शुरुआत की है, तो सांस नाम का एक अभियान शुरू किया गया है कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा। पहले तो आपको बता दूं, जो निमोनिया है ये फेफड़ों का एक रोग होता है और ये खासकर 5 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है। दुनिया भर में लाखों बच्चे हर साल निमोनिया के चलते मारे जाते हैं। तो निमोनिया को रोकने के लिए एक अभियान कर्नाटक की सरकार ने शुरू किया है, जिसका नाम है सांस अभियान। इस अभियान का फुल फॉर्म भी है, यहाँ से देखिए, यहाँ से इसका फुल फॉर्म शुरू होता है, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। तो याद रखिएगा, सांस अभियान को शुरू किया है कर्नाटक की सरकार ने। वैसे वर्ल्ड निमोनिया डे किस दिन मनाया जाता है, ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। भारत की पहली पूरी तरीके से डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन किस शहर के अंदर किया गया। पूरी तरीके से डिजिटल बस सेवा का मतलब यह है कि अगर आप इस बस से सफ़र करना चाहते हैं तो आपको जो टिकट के लिए पेमेंट करना होगा वो आप डिजिटली करेंगे। जैसे कि या तो आप स्मार्ट कार्ड के जरिए पेमेंट कर सकते हैं। स्मार्ट कार्ड को आपको जो बस का दरवाज़ा होता है वहाँ पर एक मशीन होगी जिसके ऊपर टच करना होगा और उसके बाद आपकी जो टिकट है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी। वहीं आप चलो नाम की एक एप्लीकेशन भी है जिसके जरिए आप डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से भारत की पहली पूरी तरीके से डिजिटल बस सेवा जो है इसका उद्घाटन किया गया है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में। मुंबई के अंदर वहाँ पर जो गेटवे ऑफ इंडिया है वहाँ से लेकर के चर्च गेट तक अभी के लिए इसको शुरू किया गया है। बोरिस जॉनसन जो कि 21 और 22 अप्रैल को भारत की आधिकारिक यात्रा पर थे, वो किस देश के प्रधानमंत्री हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो बोरिस जॉनसन हैं ये ब्रिटेन के मौजूदा प्रधानमंत्री हैं और ये हाल ही में भारत की यात्रा पर आए थे 2 दिनों के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जो कि हाल ही में भारत की यात्रा पर आए थे और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये इनकी भारत की पहली यात्रा है। इस दौरान आपको पता होगा साल 2021 में भारत और ब्रिटेन ने द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक रोड मैप तैयार किया था जिसको नाम दिया गया था भारत ब्रिटेन व्यापक रोड मैप 2030। तो इनकी इस यात्रा के दौरान इसकी भी प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच इस साल के एंड तक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है, यानी कि भारत और ब्रिटेन के बीच में मुफ्त व्यापार समझौता इस साल के अंत तक हो सकता है, ऐसा कहा है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब अगला सवाल देखते हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कुल कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की इस विजिट के दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच में कुल 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, टोटल 6 एग्रीमेंट्स। हाल ही में किस टीम के ऑलराउंडर क्रिकेटर कीरोन पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो कीरोन पोलार्ड जो हैं ये वेस्ट इंडीज टीम के लिए खेलते हैं और अब इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आपको बता दूं कि इन्होंने टोटल 123 वनडे मैचेस खेले हैं और 101 T20 मैच खेले हैं। साथ ही IPL के अंदर ये मुंबई इंडियंस टीम के लिए खेलते थे। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। 14 और 15 मई को पहला अतुलनीय भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन किस शहर के अंदर आयोजित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स हाल ही में भारत के जो बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री हैं यानी कि सर्बानंद सोनोवाल,
इन्होंने हाल ही में अनाउंस किया है कि 14 और 15 मई को एक सम्मेलन होगा जिसका नाम है इनक्रेडिबल इंडिया इंटरनेशनल क्रूज कॉन्फ्रेंस 2022 और ये सम्मेलन पहली बार होने वाला है। तो ये कहाँ पर होगा? इसका आयोजन किया जाएगा मुंबई शहर में। इनमें से कौन सा देश 21वें वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स 2022 की मेजबानी करेगा? तो यहाँ पर आप लोगों में देख सकते हैं 21st वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स 2022। इसका आयोजन किया जाएगा 18 से लेकर के 21 नवंबर के बीच में मुंबई के अंदर। तो महाराष्ट्र की जो राजधानी है मुंबई, वहाँ पर भारत की मेजबानी में ये सम्मेलन आयोजित होने वाला है, जिसमें दुनिया भर के जो अकाउंटेंट्स हैं वो यहाँ पर हिस्सा लेंगे। इसको हिंदी में विश्व लेखाकार सम्मेलन भी बोलते हैं और ये हर 4 साल में एक बार होता है। तो इस साल ये भारत में होने वाला है, ये आपको याद रखना है। कहाँ पर होगा? मुंबई में। और इसकी थीम भी यहाँ पर दी गई है, बिल्डिंग ट्रस्ट इनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी। 20 अप्रैल को किस देश ने शर्मत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये जो मिसाइल आप देख रहे हैं इसका नाम है RS-28 शर्मट और इस मिसाइल का हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किया है रूस ने। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि इसको एक कॉन्टिनेंट से दूसरे महाद्वीप पर फायर किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अब यहाँ पर आपके लिए इसी वीडियो पर आधारित 2 क्वेश्चंस हैं जिनके राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का भी हिस्सा हो सकते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर करें। पहला सवाल है, भारत सरकार के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन बन गए हैं? प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर कौन बने हैं, ये आपको बताना है। और दूसरा सवाल ये है कि जो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप हुई है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप, उसमें भारत के एकमात्र पहलवान कौन हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल भारत को दिलाया है? तो इन दोनों क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 22 से लेकर के 30 अप्रैल तक के करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी को हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपने इससे पहले की वीकली वीडियोस नहीं देखी है अप्रैल महीने की, तो उनको भी आप ज़रूर देखें। यहाँ पर आपके सामने एक प्लेलिस्ट आ रही होगी, इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो इसी वीडियो के साथ हम लोगों ने लगभग 200 से भी ज़्यादा अप्रैल महीने की करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है, जो कि आपकी परीक्षाओं के अंदर पूछे जा सकते हैं। अब इन्हीं में से 120 सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं जिनके आने की सबसे ज़्यादा संभावना है, उनको मैं मंथली करंट अफेयर्स के रूप में आपको रिवाइज कराऊंगा। तो अगर आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक है तो आप मंथली करंट अफेयर्स का वेट नहीं करेंगे और इन 4 वीडियोस के जरिए आप पूरा अप्रैल महीने का करंट अफेयर्स रिवाइज कर सकते हैं। बाकी महीनों की करंट अफेयर्स जो है वो आप मंथली करंट अफेयर्स के जरिए काफ़ी कम समय में रिवाइज कर सकते हैं। तो हम लोग जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।